हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एडू स्पॉट पर। क्या हाल चाल है आपके? सब राजी खुशी हो? बढ़िया। तैयारी चल रही है? अब तो देखो ज़्यादा समय बचा भी नहीं है आपकी तैयारी के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के दिन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, अब तो रिवीजन करना है। आपके सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहे थे, एक तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, कुछ टॉपिक हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। और अगर हम बात करें दूसरे किसी टॉपिक की, तो वो है नए आपराधिक कानून। थोड़े दिन पहले हमने टेलीग्राम पर एक पोल भी कराया था कि भैया जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उनकी क्लास वगैरह लगानी है कि नहीं लगानी, या अगर आपने कहीं और से पढ़ लिया तो वेल एंड गुड है। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा जो संख्या थी कि सर एक क्लास लगा दो और बढ़िया नोट्स दे दो, तो हमारी तरफ से लास्ट ये मानो कि 10 से 12 दिन शानदार तरीके की मेहनत की गई है। ये आपके जो मूल दस्तावेज हैं इनको हमने इसमें शामिल किया है। ये जो दिख रही हैं आपको, इसमें से वो चीज़ें जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हमने बात करी है, करेंगे आगे। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने एनसीईआरटी की जो बुकलेट्स हैं आपने देखी होंगी टेलीग्राम पे, अगर नहीं देखी हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, उसमें मैंने डाल रखी है बाकायदा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ जो मूल दस्तावेज है, मूल दस्तावेज मैंने बता दिया। और 13 अक्टूबर को अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो 13 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार के इन्होंने जो है वो जयपुर का दौरा किया था और उन्होंने विशेषकर नए कानूनों की लागू करने से संबंधित और अवेयरनेस से संबंधित एक संगोष्ठी का आयोजन जयपुर में किया गया था। 13 से शायद 18 अक्टूबर तक किया गया था, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। तो उन सभी चीजों को यहां पर शामिल किया गया है। और निश्चित रूप से आप मानिए कि अगर आपने कहीं किसी अन्य प्लेटफॉर्म से भी पढ़ा है, किसी अन्य सोर्सेज से भी पढ़ा है, तो आपको जो है यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होते हुए देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जितने भी एस्पेक्ट होते थे वो सब हमने शामिल किए हैं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, पहले मतलब ये मानिए कि महीने भर पहले अगर मेरे को कोई स्टूडेंट या कोई अभ्यर्थी ये पूछ रहा था कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्लेश हो रही है, कहीं इसका कंटेंट इतना अच्छा खासा मिल भी नहीं रहा है, तो मैं यही कह रहा था कि ठीक है आप करो तो ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हो तो छोड़ दो भाई, रिस्क तो है पर छोड़ दो। क्योंकि पिछली बार ऐसी स्थिति बनी थी कि पिछली बार महिला एवं बाल मतलब बच्चों से संबंधित अपराध नए जुड़े थे और वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। परंतु हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, आरपीएससी जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चंस या जो क्वेश्चन पेपर है वो बना रही है। इसके अलावा ये क्लास लेने का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके सिलेबस में ये बेसिकली जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर आप देखोगे तो आपके जो सिलेबस है उसमें अगर आप देखोगे तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर कोई बोल्ड हुआ है तो वो केवल और केवल ये हुआ है। आपके सिलेबस में क्या दिया गया है कि भैया जो बेसिक नॉलेज है आपको क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। अब न्यू क्रिमिनल लॉज क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, परंतु जिस प्रकार से आपके सिलेबस में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक उसी प्रकार एसएससी ने भी अपने कई एग्जाम्स के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, सीजीएल के अंदर जो है इन नए टॉपिक को या इन नए लॉज को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अभी आप स्टैटिक जीके के हिसाब से पढ़ सकते हो, करंट के हिसाब से भी पढ़ सकते हो। हालांकि इतने कुछ नए ये जो है वो आपके तीनों कानून रहे नहीं है, पर फिर भी मैंने बताया कि आपको एसएससी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, यूपीपीसीएस ने इसको इंट्रोड्यूस किया अपने सिलेबस के अंदर, दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम्स हैं वहां पर भी इसे सिलेबस में लागू किया गया। और जब आप उनके पेपर देखोगे, मैंने आई थिंक 18 से 19 पेपर देखे हैं, और उनमें निष्कर्ष ये निकलता है कि इसे जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, भारत का संविधान का जो भाग है उसके अंदर जोड़ा गया है। जिस प्रकार से आपके सिलेबस में जोड़ा गया है वहां पे भी जोड़ा गया था। और इसके ध्यान रखना, जीएस के अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी सीजीएल के अंदर लगभग 25 क्वेश्चन जो जीएस के आते हैं, उसमें से प्रत्येक शिफ्ट के अंदर ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था, ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहा हूं। मतलब जीएस वाला जो पोर्शन है, जीके वाला जो पोर्शन है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको क्राइम वाले जो लॉ है, मतलब आपराधिक कानून है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, आरपीएससी ने अपनी आरएस के एग्जाम के लिए जो है वो क्या किया है, सिलेबस नया डिक्लेयर किया है, नया पैटर्न डिक्लेयर किया है। और अगर आप देखोगे उसको तो आपको पता चलेगा कि भैया जो ये नए आपके कानून है, जो नए कानून है, आईपीसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो लागू किया गया है, इसे पूरे तरीके से शामिल किया गया है, अलग से मेंशन किया है और मेंशन करने के बाद में शामिल किया गया है। तो हम जो है इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण अगर क्वेश्चन बनता है तो वो इस कंटेंट से बाहर नहीं जाए। हम यहाँ पर उन एग्जाम्स के क्वेश्चन भी शामिल कर रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, अगर एसएससी के द्वारा किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, बिहार में भी शायद एक एग्जाम है जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम जो है वो थ्योरेटिकल चीजें भी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की अगर आप चैप्टर वाइज देखोगे, अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी देखते हो
अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी की जो बुकलेट है वहां पर देखोगे ना, कक्षा 11 और 12 के लिए लगाए गए हैं, तो यहाँ से जो भी चीजें महत्वपूर्ण बनती हैं, जैसे ये चीजें सारी जो महत्वपूर्ण है, अगर आप हाईलाइट चीजें देख रहे हो ना, तो ये सारे के सारे दस्तावेज हैं इसमें शामिल किए गए हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो भी चीजें महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम की दृष्टि से हैं, वो आपकी जो है यहाँ पर छूटे नहीं। आप यहाँ पर देखो, ये हाईलाइट किए हुए देख रहे हो ना, तो लास्ट 10 से 15 दिन में 3 जने ऐसे हैं, जो 3 लोग अलग अलग मेहनत करके आपके लिए ये कंटेंट तैयार करके आए हैं। ठीक है, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप लोग शेयर करना, लाइक और डिसलाइक जरूर करना है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा ना, कि भैया मेरे को तो नहीं पसंद आ रहा, तो आप डिसलाइक कर देना, पर आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप बात करो सूजस की, तो आप देखो 13 से 18 अक्टूबर को ये प्रोग्राम जो है वो आपकी जयपुर के अंदर आयोजित कराया गया था। और इसमें जो है ये क्वेश्चन तो ये आप पूछ ही लिया कि इस संगोष्ठी का टाइटल क्या था, तो इस संगोष्ठी का टाइटल है नव विधान न्याय की पहचान। इसमें आप देखोगे कि देखो भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताया गया है। फिर हम बात करें साक्ष्य अधिनियम, जो कि हम आज अच्छे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो साक्ष्य अधिनियम के बारे में भी पूछा गया है। देखो ये रहा, साक्ष्य अधिनियम के बारे में भी पूछा गया है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म, किसी अन्य सोर्स, किसी अन्य स्रोत से पढ़ने की, देखने की या ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिजाइन की हुई देखने को मिलेगी। और आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से जो है वो पीडीएफ देखने को मिलने वाली है। बढ़िया डायग्राम इसमें यूज किए गए हैं, जहां टेबल की आवश्यकता थी वहां टेबल भी लगाए गए हैं, ये देखो। ठीक है, तो इसका आप प्रिंट आउट ले लेना और बढ़िया पढ़ लेना। एनसीईआरटी में जो पीछे चैप्टर की पीछे की साइड में जो दे रखे हैं वो भी हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग आप ये मानिए कि 60 के आसपास क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, लगभग 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग बोर्ड से, अलग अलग संस्था के द्वारा जो भी पेपर आयोजित हुए हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इन चीजों को बताने का मकसद ये है कि आपको अपने हिस्से की मेहनत यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा है तो एटलीस्ट आपको एक बार जो है वो क्लास तो जरूर देख लेनी है। करें स्टार्ट? तो हाँ, अब आपका एक डाउट रहेगा, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि सर ये पीडीएफ वगैरह मिलेंगी कहाँ पे। तो आपको देख लो, क्लास जो है, क्लास तो आपको यहाँ पर मिल ही रही है। 3 क्लास और लगेंगी। एक तो आपका आज तो बीएसए पूरा हो जाएगा, फिर आपका बीएनएस है, मतलब न्याय संहिता हो गया, और फिर एक नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। ये तीनों क्लास मिलने के बाद में हम एक क्लास पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उनसे बाहर मेरे हिसाब से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो लोग हमारी टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, हमारी कॉम्बो टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये पीडीएफ यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज में अपलोड हो जाएगी। मैंने उनको कहा था कि आपको जितना मैंने प्रॉमिस किया है, जितना मैंने कहा था कि भाई टेस्ट सीरीज है, आप इसे टेस्ट सीरीज मत समझो। आपको यहाँ पर 2011 से लेकर और 2025 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, लगभग 77 पेपर ऐसे थे जिनमें ये क्वेश्चन सामान्य हिंदी के पूछे गए हैं, वो सारे के सारे एक पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं। टेस्ट सीरीज के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अन्य जगह पर आपको कहीं कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, आपको मैंने ये कहा कि जो ये पीडीएफ है, ये तो आप फोन में पढ़ ही रहे हो बढ़िया तरीके से। इसके साथ साथ इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है, मतलब संधि में अगर 2011 से 25 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक टेस्ट फॉर्मेट में मिल गए। मतलब संधि के जितने भी क्वेश्चन थे वो एक जगह मिल गए। समाज के जितने भी क्वेश्चन 2011 के बाद में अभी तक आरपीएससी ने पूछे हैं, वो सारे के सारे एक टेस्ट में डाल दिए हमने। टॉपिक वाइज टेस्ट डाल दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब ध्यान रखना, जो ये नए आपराधिक कानून है, मतलब बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस है, इनकी थ्योरी, एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चनों की पीडीएफ है, वो भी इसके अंदर अब शामिल हो जाएगी। कब होगी उसमें देखो 1-2 दिन लगेंगे। बीएसए आपका ऑलरेडी पूरा कंप्लीट जो है प्रूफ रीडिंग के साथ में शामिल है, तो वो चीजें तैयार हो गई हैं। बीएनएस और जो आपका मतलब जो ये नागरिक सुरक्षा संहिता और न्याय संहिता, ये दोनों जो है ये थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग में चल रही है, तो 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। आपको करना क्या है, इसका प्रिंट आउट लेना है बढ़िया, और प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको जो है अपने जो है वो रिविजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज से कर ही रहे हो, क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। ये तो बात हो गई जो लोग ऑलरेडी आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर इनरोल कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हो कि हमें फ्री में मिले, सर हम तो टेस्ट सीरीज खरीदी भी नहीं है, खरीदना भी नहीं चाहते, या किसी अन्य जगह से हमने टेस्ट सीरीज ले ली है, तो आपके लिए देखो एक ऑफर है। ऑफर क्या है, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, केवल और केवल इस वीडियो को या तो लाइक कर दो या फिर डिसलाइक कर दो। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि भैया जूठे में आप जो है वो बिना फालतू में बकवास कर रहे हो, इस प्रकार के अगर आपके विचार हैं, तो आप डिसलाइक कर सकते हो इसको। ठीक है, बस अगर इस वीडियो पे 1000+ लाइक हो जाते हैं,
जो कि मेरे को पता है बहुत ही मुश्किल है। तो अगर इस पे 1000+ लाइक हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ये सारी की सारी पीडीएफ तीनों आपके जो कानून हैं, तीनों कानूनों की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या पहला जो कमेंट होगा वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहां से ये पीडीएफ आप ले सकते हो। कितना करना है, टारगेट ये है कि भैया, टारगेट क्या है कि 1000+ लाइक्स करने हैं। लाइक कर लो या डिसलाइक कर लो, ठीक है। और ये मैं निश्चित रूप से जानता हूं इस वीडियो को 1000 लोग तो देखेंगे। आगे बात समझ में चले। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी क्योंकि आप लोगों के मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि पीडीएफ वगैरह कहाँ से क्या डाउनलोड करें, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन पे आप जैसे जाओगे, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में आपको कॉम्बो टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और वहां पर जो है वो आपको टेस्ट पीडीएफ वाला जो सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, टेस्ट टाइटल और टेस्ट पीडीएफ। यहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ ही अपलोड की हुई है। आगे बात समझ में, करें स्टार्ट। अब बीच में कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा भैया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि भैया जो 3 पुराने कानून है कौन कौन से थे। एक तो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860, सीआरपीसी 1898 और इंडियन एविडेंस कोड 1872। ये तीनों कानून जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। आप सभी जो है अपने अपने सिलेबस में पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो आपकी क्रांति हुई थी, उसके बाद में अंग्रेजों का ये विचार बना कि भैया इस प्रकार से जो है ये लोग अनकंट्रोल्ड रहेंगे, अनियंत्रित रहेंगे और हमारा जो शासन है वो कभी भी छीन सकता है। तो इनने मतलब इंडिया का या भारतीय लोगों को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जो है वो 3 कानून बनाए गए थे और इन 3 कानूनों में अलग अलग जो है प्रावधान किए गए थे। अब क्योंकि ये तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, तत्कालीन समस्याओं को देखते हुए इनका जो है वो डिजाइन किया गया था। तो अब वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इन कानूनों से नहीं हो रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि इसमें जो है इन कानूनों के अंदर राजद्रोह का विवरण मिलता है। राजद्रोह मतलब क्या हो गया, हिंदी आप सभी पढ़ते हो, राजा से विद्रोह है, ठीक है। अब राजा ही नहीं है तो विद्रोह कहां से होगा, और वो जो धाराएं हैं वो क्या काम आएंगे, हमारे जो सेक्शंस हैं वो क्या काम आएंगे। इसलिए अब राजद्रोह को हटा दिया गया है, ठीक है। उसके जगह अब देशद्रोह जोड़ा गया है। उसकी जगह पर अब समाज और भारत की जो संप्रभुता कोई व्यक्ति जो है वो मतलब प्रभावित करता है, तो ये प्रावधान उसमें जोड़े गए। पहले जो है वो आपका आतंकवाद को पर्टिकुलर किसी कानून के अंदर डिफाइन नहीं किया गया था। हालांकि उसके लिए एक विशेष कानून बनाया गया है, पर यहां पर जो है वो डिफाइन नहीं था, अब उसे डिफाइन किया गया है। पहले क्या होता था, पहले के समय में मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, तो साइबर क्राइम नहीं होते थे, चैन स्नैचिंग वगैरह वहां पर कम थी। ऐसे अपराध लगभग शायद 28 के आसपास ऐसे नए क्राइम हैं जिनको यहां पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए, वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो है वो ये 3 नए कानून हैं, उन्हें पुराने कानूनों से प्रतिस्थापित किया गया है। कौन कौन से कानून हैं आपसे अगर पूछें तो आपको ध्यान रखना है, आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड 1860 था, उसकी जगह पर आप भारतीय न्याय संहिता 2023 लेके आए हैं। अगर आपसे पूछे सीआरपीसी की जगह पर कौन सा लेकर आए हो, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेकर आए हैं। अगर आपसे पूछे कि इंडियन एविडेंस कोड 1872 की जगह पर आप क्या लेके आए हो, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 जो है हम यहां पर लेके आए। आगे बात समझ में, यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई, आ गई। अब आपको ध्यान रखना है केवल इन कानूनों में ही चेंज नहीं हुआ है। पहले तो आप ध्यान रख लेना इन नामों को, नागरिक सुरक्षा संहिता, न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कानून में ही नहीं हो रहा, ये 3 कानून ही जो है वो प्रतिस्थापित नहीं हुए। इनके अलावा कई छोटे छोटे ऐसे कानून थे जिनमें केंद्र सरकार जो है या तो समाप्त कर रही है या उसमें एल्टर कर रही है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रही है जो आवश्यकता वर्तमान को देखते हुए महसूस हो रही है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि पहले अगर फिल्मों में देखा है ना आपने, तो जो न्याय की मूर्ति होती थी, जो न्याय की देवी होती थी, उसमें भी अब चेंज किए गए। आपके जो है वो 2024 के अंदर यहाँ पर कुछ चेंज देखने को मिले थे। क्या चेंज देखने को मिला कि सबसे पहली बात, पहले जो न्याय की देवी थी या न्याय की जो मूर्ति थी, उसका जो कलर है वो क्या होता था, ब्लैक होता था। पहले क्या होता था, ब्लैक होता था। उसकी जगह पर अब क्या रखा गया है, सफेद रखा गया। अगर आप पहले अगर देखें तो पहले जो है वो बाएं हाथ के अंदर इस हाथ के अंदर जो है वो तलवार होती थी, और इस तलवार की जगह पर अब क्या दिया है, संविधान की कॉपी दी है या संविधान की किताब दिया गया है।
अगर हम पूछें कि भैया पहले पट्टी जो है वो बंधी हुई होती थी, अब जो है आंखों की पट्टी है उसे उतार दिया गया है। और दाएं हाथ के अंदर ध्यान रखना, तराजू जो है, मतलब जो ये दोनों पक्ष जो है हमारे लिए समान है, निष्पक्षता के साथ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, कानून की पालना करेंगे और उसके अनुसार जो है वो दंड दिया जाएगा या उसके अनुसार जो है वो न्याय की जाएगी। इसका प्रतीक क्या है? ये तुल्ला है या फिर क्या है? तराजू है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पूरी प्रक्रिया के साथ में जो है इनमें परिवर्तन किया जा रहा है। बेसिकली हम यहाँ पर 3 कानून पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 नए आपराधिक कानून होगा। बेसिक नॉलेज जोड़े गए, पूरे कानून नहीं पढ़ने। अगर हम बात करें एक इसकी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें अगर पेज की बात कर लें तो 295, मतलब ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि एक ही अधिनियम में 300 पेज है। तो हमें पूरी माथापच्ची तो करनी नहीं है, आपको तो बिल्कुल ही नहीं करनी। आप मेरे को चाहे छोटा भाई मान लो चाहे बड़ा भाई मान लो, मैंने कर ली आपके हिस्से की मेहनत। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ध्यान रखना कि जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है 1860, इसकी जगह पर ध्यान रखना है कि भैया अब जो है भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय न्याय संहिता जो है ये प्रतिस्थापित की गई है। ये 356 सेक्शन रखती है। पहले जो है आईपीसी 511 रखती थी। इसमें से 175 सेक्शन ऐसे हैं जिन्हें अमेंडमेंट किया गया है, जिसे अल्टर किया गया है। 8 सेक्शन ऐसे हैं जो नए जोड़े गए हैं और 22 सेक्शन ऐसे हैं जो रिप्लेस किए गए हैं, मतलब प्रतिस्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये बात कर ली हमने बीएनएस की। फिर हम बात करते हैं बीएनएसएस की। तो बीएनएसएस में आपको ध्यान रखना है टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल धाराएं कितनी हैं। तो टोटल धारा है 533। कितनी धाराएं हैं? 533 धाराएं। ठीक है, फिर हम बात करें 160 धाराएं ऐसी हैं जो चेंज की गई हैं, 9 सेक्शन ऐसे हैं जो ऐड किए गए हैं और 9 सेक्शन ही ऐसे हैं जो इन्हें रिप्लेस किया गया है। आज हम जो फोकस रखेंगे वो रखेंगे 2023 के साक्ष्य अधिनियम पर, जिसमें आपको ध्यान रखना है पहले 167 धाराएं थी। कितनी धारा थी? पहले 167 धाराएं थी, जिसमें से अब जो है उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 170 कर दिया गया है। अगर आप पूरी धाराओं की बात करें तो 23 सेक्शन ऐसे हैं जिन्हें अल्टर किया गया है, अमेंड किया गया है। ठीक है, एक सेक्शन ऐसा है जिसे ऐड किया गया है और 5 सेक्शन ऐसे हैं जो रिप्लेस किए गए हैं। हालांकि ध्यान रखना इनमें कुछ विवाद भी हुए हैं, जैसे अगर आप बात करें पुलिस की गिरफ्तारी को लेकर। ठीक है, हम दोनों अधिनियम, जो पुराने वाले अधिनियम थे और जो नए वाले अधिनियम है, तीनों को मिला जुला कर जो है वो इसका क्रक्स है, वो तुलनात्मक रूप से देखने वाले हैं। ठीक है, और ये आपकी पीडीएफ की पहली पेज में दे रखा है। चलें क्या पीडीएफ के अंदर? पीडीएफ से ही पढ़ने वाले हैं आज। हाँ, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम जो है वो आपके 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में। क्या इसका पहले डिस्कस करने का कोई विशेष कारण? इसका विशेष कारण इसलिए है क्योंकि ध्यान रखना है, इसमें अगर आप मोटा मोटी अगर देखोगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पुराने साक्ष्य अधिनियम और नए साक्ष्य अधिनियम, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, पुराने वाले और नए वाले में क्या डिफरेंस है। सबसे महत्वपूर्ण, और अगर आप वन लाइनर में डिफरेंस बताओगे तो ध्यान रखना, डिजिटल जो भी रिकॉर्ड है, डिजिटल जो भी एविडेंस है, उनकी जो स्वीकार्यता है वो यहाँ पर देखी गई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ देखा गया है। और चारों तरफ से जो अगर देखोगे ना क्रक्स, तो वो इसके आसपास ही आपको जो है वो घूमता हुआ नजर आएगा। बेसिकली जो नए आपराधिक कानून है वो क्या करते हैं? नए जो आपराधिक कानून है वो आपके निष्पक्ष सुनवाई की सुनिश्चितता करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मान्यता देते हैं, न्याय प्रक्रिया को तेज करते हैं। होता क्या था पहले, मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल का आपको अगर डायलॉग याद आ रहा हो तो उसमें सनी देओल भी जो है वो बोल के परेशान हो गए थे यहाँ पर, है ना, और तारीखें झेल कर परेशान हो गए थे। तो अब क्या किया गया है, कुछ समय सीमा जो है वो निर्धारित की गई है। मान लो कि अगर कोई रेप पीड़िता है, अगर कोई रेप पीड़िता का मेडिकल होना है तो उसमें टाइम डिसाइड किया गया है। अगर सुनवाई करनी है, अगर ट्रायल करने हैं तो उसमें जो है अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग समय निर्धारित किए गए। तो ऐसे नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक जो है वो इसको घिसते रहोगे केस को। ठीक है, अन्याय को रोकने के लिए साक्ष्य नियमों की एकीकृत करने हेतु भारत सरकार पुराने कानूनों को नए कानूनों से प्रतिस्थापित कर रही है। ये चीजें हम जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब 2-3 डेट है आपको ध्यान रखनी है। देखो इस जो तीनों आपकी कानून है, उन कानून को बनाने से पहले एक बिल प्रस्तुत किए गए थे। बिल आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है।
ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने कि भैया जो बिल प्रस्तुत किए थे तीनों नए आपराधिक कानूनों के लिए, वो संसद में या फिर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा ये जो है सेक्शन या जो बिल हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, लोकसभा में इसकी प्रस्तुति तो है, लोकसभा में मंजूरी जो है वो 20 दिसंबर 2023 को मिली थी, राज्यसभा में मंजूरी 21 दिसंबर को मिली है। इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन्हें जो स्वीकृति है वो 25 दिसंबर 2023 को मिली है। कब मिली है? 25 दिसंबर 2023 को मिली है। आप मेरे को आप बताओ कि 2023 के अंदर 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति कौन थे? बताओ ना, कमेंट में बताना। ठीक है, लाइक करना है आपको, 1000 का टारगेट दिया है भैया। ठीक है, मेरे को पता है टारगेट बड़ा है, पर देखते हैं कि कितना क्या कर लेते हो आप। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इन्हें लागू कब किया गया, तो इसे 1 जुलाई 2025 को लागू किया गया, तीनों को ही। मेरे को एक बात बताओ, इन्हें लोकसभा में कब प्रस्तुत किया? तो लोकसभा में आपको ध्यान रखना है 20 दिसंबर को प्रस्तुत नहीं, मंजूर किया गया है। ठीक है, राष्ट्र और राज्यसभा में कब किया गया? तो राज्यसभा में 21 दिसंबर को किया गया है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसमें जो है वो साइन वगैरह कब किए गए, मंजूर कब किए गए? तो 25 दिसंबर को किया गया। तो 20 के बाद में 21 के बाद में 25, लागू कब किया? तो लागू आपको ध्यान रखना है ये 2024 है। लागू जो है वो 1 जुलाई 2024 को किया गया है। ठीक है, कौन कौन से कानून से कौन कौन से को प्रतिस्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना, जो आईपीसी है 1860 की जो आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड था, उसके जगह पर प्रतिस्थापित करके भारतीय न्याय संहिता 2023 को लाया गया है। अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की, तो 1872 जो है वो 2023 से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, और सीआरपीसी सीआरपीसी की जगह पर जो है वो बीएनएसएस या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से प्रतिस्थापित किया गया। बेसिकली ध्यान रखना है, साक्ष्य का मतलब ये हो गया कि हम जो है वो सबूत प्रस्तुत करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, वो सारा प्रोसेस जो है वो हम साक्ष्य अधिनियम में पढ़ने वाले हैं। बीएनएसएस या आईपीसी के अंदर क्या चीजें दे रखी हैं, इसमें ध्यान रखना, अपराध को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ये आपका जो है वो मूल कानून है। फिर हम बात करें सीआरपीसी की या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये प्रोसीजरल या प्रक्रियात्मक कानून है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीएनएसएस है इसमें अपराध को डिफाइन किया गया है, अपराध को परिभाषित किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो इसमें प्रक्रिया को बताया गया है कि किस प्रकार से जो है हम ट्रायल करेंगे, किस प्रकार से कोर्ट के अंदर हमें जो चालान वगैरह पेश करना है, किस प्रकार से चार्जशीट पेश करनी है, चार्जशीट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई है। ठीक है, तो इनमें जो है आपको डिफरेंस पता चल गया, ये प्रोसीजरल है, प्रक्रियात्मक है, ये आपका मूल कानून है। ठीक है, या सब्सटीट्यूशनल शायद बोलते हैं इसको, और ये जो है साक्ष्य अधिनियम है, इसे हम कुछ तो परिभाषित करते हैं, कुछ चीजें तो यहाँ पर परिभाषित की गई हैं और कुछ प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, तो दोनों का मिला जुला रूप जो है यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि पुराने और नए कानून के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। पुराने और नए कानून के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, पुराने कानून के अंदर पुराने कानून जो थे, ये पुराने कानून है, ये अंग्रेजों के समय के बनाए हुए हैं। जबकि आपको ध्यान रखना है नए कानून जो हैं, नए कानून जो हैं वो आपको ध्यान रखना है कि भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाए गए, भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाए गए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भैया पहले जो है वो राजद्रोह था, पहले क्या था? राजद्रोह है। ये आपकी पीडीएफ में करेक्शन करवा दिए गए हैं। तो पहले जो है आईपीसी की धारा 124 ए जो है वो राजद्रोह के बारे में बताती थी कि भैया राजा के जो राजा महाराजा के समय पर राजा के विरुद्ध जो विद्रोह करता था उसे हम क्या मानते थे? राजद्रोह मानते थे। परंतु अब क्या किया गया है? अब जो है वो समाज या देश की संप्रभुता विरोधी अपराध को यहाँ पर शामिल किया गया है। हालांकि इसे डिटेल में डिफाइन नहीं किया गया है, ये विवाद के कुछ टॉपिकों में से एक है। हम यहाँ पर विवादित टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसमें केंद्र सरकार ने ये कहा है कि हम भविष्य में यहाँ पर क्या करने वाले हैं? संशोधन करने वाले हैं। ठीक है, और ये मान के चलिए कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का या फिर वकीलों का जो है वो स्वर्ग ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कुछ ना कुछ लूप होल कानून में रह ही जाते हैं जिनको यूज करके वकील जो है वो शानदार तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजद्रोह जो है उसके स्थान पर अब क्या जोड़ा गया है कि जो व्यक्ति समाज या देश की संप्रभुता के विरुद्ध विरोधी अपराध करेगा उन्हें हम क्या करेंगे? राजद्रोह वाले
केस में यहाँ पर शामिल कर लेंगे। ठीक है, एफआईआर की व्यवस्था तो केवल पहले क्या होता था, भौतिक व्यवस्था होती, मतलब फिजिकली आप थाने में जाते थे और थाने में जाकर जो है वो एफआईआर करवाते थे, परंतु वर्तमान में क्या कहा गया कि आप जो है वो ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हो। हालांकि इसके लिए अलग से कुछ प्रावधान भी किए गए हैं कि 3 दिन बाद में आपको साइन भी करके आने होंगे, 3 दिन के अंदर अंदर। अगर मान लो आपने फोन पर एफआईआर करवा दी, फोन पर एफआईआर आपकी लिखी भी जाती थी, पर होता क्या था कि अब होगा कि भैया साइन करके आने पड़ेंगे आपको। ठीक है, पहले जीरो एफआईआर का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं था। हालांकि अगर आप थाने में जाओगे, अगर आप में से कोई पहले से कांस्टेबल है, कुछ साथी हमारे जो है वो पहले से भी पुलिस सेवा के अंदर हैं, तो उस वो ये कहेंगे सर हम तो पहले से ही प्रैक्टिस में ले रहे हैं इसको, जीरो एफआईआर को। पर 2011 से लगभग जो है वो ये इस्तेमाल तो हो रही है, पर जीरो एफआईआर जो है वो कानूनी रूप से अब प्रावधान में आई है, कानूनी रूप से इसे अब शामिल किया गया है। जिन लोगों को जीरो एफआईआर नहीं पता, आप ये उदाहरण से समझिए कि आप जो है वो अपने घर से जयपुर पेपर देने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में मान के चलो कि जयपुर के आसपास में आपका मोबाइल गुम हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप जो है वो जयपुर में भी इसकी कंप्लेन लिखा सकते हो, एफआईआर करवा सकते हो। आप जो है वो अपने मूल स्थान, जो आपका मूल स्थान है, जो आपका होम टाउन है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो आपका थाना लगता है, उस थाने में भी आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो। ठीक है, ये चीजें हैं, मतलब क्राइम कहीं पर भी हुआ हो, आप जो है वो कंप्लेन कहीं पर भी लिखा सकते हो। मान लो आप यहां से जो है वो रामेश्वरम गए घूमने के लिए, या आप उज्जैन गए, या फिर आप अजमेर दरगाह गए, और वहां पर अगर आपके साथ में कोई वारदात हो जाती है, कोई चोरी हो जाती है, मारपीट हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, आप वहां पर इंस्टेंट रूप से भी आप एफआईआर लिखवा सकते हो। और यदि आपको लगता है कि यार रामेश्वरम तो बहुत दूर है, मैं राजस्थान का, और वो कहाँ साउथ के अंदर, ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर राजस्थान में आकर भी जो है वो एफआईआर लिखवा सकते हो। इसे क्या बोलते हैं, जीरो एफआईआर बोलते हैं। ठीक है, पहले डिजिटल साक्ष्यों की ग्राह्यता जो थी वो सीमित थी, अब क्या हो गया, इसे पूर्ण मान्यता दी गई है। ठीक है, ई ट्रायल पहले नहीं था स्पष्ट रूप से, अब जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर ई ट्रायल की जाएंगी। हम जो है यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे, आपका ई साक्ष्य, ई समन और न्याय श्रुति। तीनों ही जो है वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और तीनों ही जो है वो ऑनलाइन तरीके से पूरे डाटा को या पूरे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए बनाए गए। ठीक है, पुलिस हिरासत ये बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि जो पुराने कानून थे उसमें जो है वो ध्यान रखना 15 दिन तक का पुराने जो है वो हिरासत के अंदर रखे जाने का, या फिर पुलिस कस्टडी के अंदर रखे जाने की अवधि डिसाइड की गई थी, परंतु अब इसे बढ़ाकर 60 दिन और 90 दिन कर दिया गया है, अलग अलग चरणबद्ध तरीके से। अब इसमें विवाद ये उठ रहा है कि पुलिस की जो पावर है यहाँ से बढ़ गई है, पुलिस किसी को भी जो है वो जेल में डाल सकती है, और पहले ये 15 दिन का था, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, एक तो जो है आपका 60 दिन कर दिया गया है और 90 दिन कर दिया गया है। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, केवल हम यहाँ पर तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं। पहले जो है वो मॉब लिंचिंग और कलेक्टिव जो भी ऑफेंस थे, कलेक्टिव जो भी अपराध थे, संगठनात्मक जो अपराध थे, उन्हें यहाँ पर पर्टिकुलरली स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं किया गया था, परंतु अब ध्यान रखना, अलग से जो है वो आपकी जो मॉब लिंचिंग है, भीड़ अगर इकट्ठा होकर किसी को मार रही है, पीट रही है, जान से मार रही है, मर्डर कर रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अब पर्टिकुलर इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, संगठित अपराध को पहले स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं किया गया था, अब जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आतंकवाद को मैंने आपको बताया कि एक विशेष कानून बनाया गया था, यूएपीए, यूएपीए बनाया गया था, अब उसके स्थान पर ध्यान रखना भारतीय न्याय संहिता के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, एक अपराध के रूप में इसे डिफाइन किया गया। महिलाओं और बच्चों के लिए सीमित सुधार थे, मतलब सीमित प्रावधान थे, और जो अपराध के प्रावधान थे महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, वो बिखरे थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग सेक्शन के अंदर थे। अब ध्यान रखना, इसे जो है वो कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं और सभी को एक जगह इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। ठीक है, पहले न्याय में देरी होती थी, समय की कोई भी डेफिनेशन या लिमिट नहीं थी, अब ध्यान रखना यहाँ पर ट्रायल के लिए समय डिसाइड किया गया है। सजा की प्रकृति जो है वो पहले कारावास प्रदान थी, अब हम सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विसेज के लिए यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, प्रावधान रखेंगे। मतलब अगर मान लो किसी ने किसी को चाटा मार दिया, छोटा मोटा, दो बच्चे थे और लड़ लिए आपस में, कॉलेज के बच्चे थे, और लड़ाई हो गई, तो ऐसी कंडीशन में पहले सजा का प्रावधान था। अब ये कहा है कि विदाउट पे, मतलब हम पेमेंट नहीं करेंगे, आप नाली की सफाई करो, सड़क की सफाई करो, किसी पार्क की सफाई कर सकते हो, आप जो है वो बच्चों को पढ़वा सकते हो। मान लो कॉलेज के बच्चे हैं, वो लड़ लिए, तो उन दोनों को ये कहा कि भैया आप जो है वो हमारी आंगनवाड़ी में अगले 21 दिन तक यहाँ पर क्या करोगे, बच्चों को पढ़ाओगे या इनकी केयर करोगे। इस प्रकार से जो है वो आपको ध्यान रखना, सामुदायिक सेवा पर यहाँ पर बल दिया गया। इससे दो प्रॉब्लम सोल्व होंगी, एक तो जो बच्चा, मतलब पर्टिकुलर जो है उसका आचरण, जो कैरेक्टर है वो, मान लो उसका जो है वो क्रिमिनल नहीं है,
आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, फिर भी मान लो गलती से या किसी भी स्थिति में आकर वो जो है अपराध कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, अगर उसको जेल में डाल देंगे तो वो गैंगस्टर के संपर्क में आएगा, वो अपराधियों के संपर्क में आएगा, हो सकता है वो जो है वो हिस्ट्री सीटर बन जाए आगे। इसी प्रकार बनता है कोई भाई अपने माँ के पेट से, गर्भ से जो है वो कोई हिस्ट्री सीटर बन के थोड़ी आता है, परिस्थितियां बनाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थितियों से बचेंगे। जेलों के अंदर लोग कम होंगे, जेलों पे भार कम होगा। ठीक है, भाषा पहले जटिल थी, अब उसे सरल कर दिया गया है। पहले विक्टिम के जो राइट थे, अभियुक्त के राइट जो थे वो सीमित थे, अब जो है इन्हें मुआवजा और अधिकारों पर जोर दिया गया है। मतलब अगर आप मुआवजा दे देते हो तो आप जो है वो जेल से बाहर जा सकते हो। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। तीन जो नए कानून है और जो तीनों पुराने कानून थे उनकी हमने तुलना करी है बेसिकली। ठीक है, अब हमारा पहला साक्ष्य अधिनियम है, पहला आपका नियम है, और या जो पहला आपका कानून है जो कि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये पीडीएफ जो है वो मैंने बताया कि आपको फ्री में मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। कैसे? टेलीग्राम के अंदर। टारगेट एक ही रखना है कि 1000 लाइक करना है। ठीक है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट में लिखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भैया पुराने और नए कानून के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, सबसे मुख्य अगर हम बात करें, तो सबसे मुख्य बात क्या है कि पहले जो है वो डिजिटल साक्ष्य जो थे, डिजिटल एविडेंस थे, उनकी ग्राह्यता, उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो कम थी। अब क्या हो गया, अब जो है वो कानूनी रूप से इलेक्ट्रॉनिक जो भी एविडेंस है उनको शामिल किया गया। पहले ये होता था कि सर इसने मेरे को फोटो भेजी है, कानूनी रूप से कहीं जिक्र नहीं था कि फोटो को हम, जो फोन में फोटो है, व्हाट्सएप की आपकी वॉइस नोट है, उनको हम साक्ष्य के रूप में ग्रहण करेंगे। परंतु अब जो है वो नए इंडियन एविडेंस एक्ट या नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नया जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसने 1872 के एविडेंस एक्ट को क्या किया है, प्रतिस्थापित किया है, रिप्लेस किया है। अब जो नया जो कानून है उसमें आपको ध्यान रखना है कुल 12 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला आपका इंट्रोडक्शन का है, और दूसरा जो है वो आपका परिभाषाओं से संबंधित है। 12वां जो है वो किससे संबंधित है, उसमें एक ही चीज लिखी गई कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर 12 अध्याय हैं, 170 धाराएं यहाँ पर बनाई गई हैं। अगर हम बात करें पुराने एविडेंस की, तो पुराने में आपको ध्यान रखना है कि 1872 के अंदर 167 की धारा, 167 धाराएं थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ध्यान रखना है, निष्पक्ष सुनवाई करनी है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मान्यता देनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। न्याय प्रक्रिया को तेज करना है। क्यों करना है तेज? भाई एक बात बताओ, विजय माल्या जो है वो आपका लंदन बैठा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लो उस पर केस कर रहा है, कोई संस्था उस पर केस कर रही है, जैसे पीएनबी बैंक है या एसबीआई बैंक है, उस वहां से उसने लोन लिया है, अब वो व्यक्ति बाहर बैठा है, ऐसी कंडीशन में अगर उसकी पेशी अगर भारत में हो रही है, तो वो मान लो 2 महीने नहीं आएगा, 3 महीने नहीं आएगा, तो वो केस तो पेंडिंग में रह गया। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये कहा गया है कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुनवाई कर लेंगे, उसको वहां पर वीसी या वीडियो कॉल के अंदर थ्रू जो है वो यहाँ पर कोर्ट में जोड़ दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लो कोई वकील है, अब वो वकील अपने बेटे के पास में ऑस्ट्रेलिया गया है, या मान लो जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और उस वकील को दिल्ली के अंदर अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कराना है, या किसी भी परिस्थिति में उसको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो व्यक्ति वीडियो कॉल के माध्यम से वहां पर जुड़ सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर जुड़ सकता है। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है वो न्याय प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। ठीक है, और क्या कहा गया है कि न्यायालयों में स्वीकार तथ्यों और प्रमाणीकरणों पर सीमाएं लगाई जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है वो पर्टिकुलर कुछ साक्ष्य ऐसे होंगे जिन्हें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में माना जाएगा या एविडेंस के रूप में माना जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, टेक्नोलॉजी का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और निष्पक्षता यहाँ पर क्यों होगी कि पारदर्शिता रहेगी, सभी लोग जो है वो सुनवाई के अंदर जुड़ सकते हैं। जैसे अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती की अगर आप देखते हो, तो उसकी तो यूट्यूब पर भी लाइव टेलीकास्ट चलता है या नहीं चलता? विभिन्न ऐसे केस हैं जो आप लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हैं वहां पर। ठीक है, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना, मतलब इसमें आप पढ़ोगे कि पुलिस के सामने अगर कोई कन्फेशन होता है, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि भैया पुलिस के सामने आप कुछ भी कह दो थाने के अंदर, उसको हम नहीं मानेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होंगे उसी को मानते हैं। हो सकता है पुलिस में या किसी अन्य परिस्थितियों में आदमी डर के बयान दे दे, गलती से एक्सेप्ट कर ले कोई चीज, या गलती से मना कर दे किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर जो है व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की गई है, विश्वसनीयता और सटीकता को प्रोत्साहन दिया गया है, न्यायिक प्रणाली की दक्षता में विस्तार होगा, निश्चित रूप से होगा। जो साक्ष्य हैं उनका दायरा बढ़ाया गया है, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, सभी को जो है, सभी के सभी डेफिनेशन जो है उनमें विस्तार किया गया है। ठीक है,
साक्ष्य अधिनियम को ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दी गई है ये लाइन कि साक्ष्य अधिनियम का वर्गीकरण जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया गया है। एक तो तथ्यों की सार्थकता, ठीक है, तथ्यों की सार्थकता जो है वो अध्याय 1 और 2 के अंदर धारा 3 से 50 में दे रखी है, ठीक है। तथ्य जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऐसे तथ्य, ऐसे साक्ष्य, ऐसे सबूत जिन्हें हम सिद्ध करने के लिए जो है वो मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ पर आप प्रस्तुत कर रहे हो, प्रस्तुत करते ही जो है वो सिद्ध हो जाएंगे। ये आपके अध्याय संख्या 3 और 6 के अंदर दे रखे हैं, 3, 4, 5 और 6 के अंदर दे रखे हैं, धारा संख्या 51 से 103 के मध्य। और साक्ष्य का उत्पादन और उसके प्रभाव, मतलब साक्ष्य को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके प्रभाव क्या रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 10 से लेकर 12 के मध्य दे रखा है और इन्हें हम 140 से लेकर 170 तक की धारा में डिफाइन किया गया है और वर्गीकृत किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि भैया साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है इसे हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 के अंदर। सबसे पहले क्या है, तथ्यों की सार्थकता, ठीक है। अध्याय कौन सा है, अध्याय 1 और 2। अगर धारा की बात करें तो धारा संख्या 3 से लेकर 50 तक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 51 से लेकर 103 तक। साक्ष्य उत्पादन है उसके प्रभाव 140 से लेकर 170 तक। अब एक बात बताओ, मैं जब एविडेंस एविडेंस साक्ष्य साक्ष्य बता रहा हूँ, एटलीस्ट ये तो हमें पता रहे कि साक्ष्य होता क्या है। एनसीईआरटी में चीख चीख के ये बता रखा है कि साक्ष्य जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है। साक्ष्य क्या है, लेटिन भाषा का शब्द है और इसे अंग्रेजी भाषा के एविडेंस से मिलाया गया है, जिसका अर्थ क्या है, लेटिन भाषा का एविडेंस या एविडेर, ठीक है। अर्थ क्या है कि स्पष्ट रूप से दर्शाना, मतलब कोई भी चीज है उसे स्पष्ट रूप से दर्शाना, उसे और स्पष्ट करना, ये जो है वो क्या किसका काम होता है, साक्ष्य का काम होता है, ठीक है। साक्ष्य क्या है, तो साक्ष्य जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, एविडेंस या एविडेर से ये बना हुआ है। अर्थ क्या है, तो किसी भी चीज को स्पष्टता लेके आना, देखने में स्पष्टता हो सकती है, खोजने में हो सकती है, निश्चित करने में हो सकती है, उसे सिद्ध करने में हो सकती है, ठीक है। साक्ष्यों के प्रकार कितने हैं, तो देखो वैसे तो खूब डिफाइन कर रखे हैं, पर आपको जो है वो कुछ एक ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका होता है प्राथमिक साक्ष्य, ठीक है। एक होता है द्वितीयक साक्ष्य, द्वितीयक के बाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य, निर्णायक साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, ठीक है। तो ज्यादातर के तो आपको जो है वो चीजों के नाम देख के पता चल रहे हैं कि भैया मौखिक साक्ष्य क्या होगा, जो मुंह से कहा जाएगा। जैसे अगर आप कहते हो ना कि भाई मैं गीता की शपथ लेके कहता हूं कि जो भी मैं कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो मौखिक साक्ष्य के रूप में कही जाती है। दस्तावेजी साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से होते हैं, जो लिखित रूप में कोर्ट में पेश किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या है, जो व्यक्ति वहां पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद था, कोई क्राइम कोई घटना होते हुए अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से देखता है तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है, ठीक है। जिसे प्रूव करने के लिए किसी अन्य तथ्य अन्य फैक्ट की आवश्यकता नहीं होती। फिर निर्णायक साक्ष्य, निर्णायक साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य या एक ऐसा एविडेंस है जो कि फाइनल डिसीजन कंक्लूड करने के लिए, मतलब जिसको सुन के जिसको देख के हम क्या करें, जिस साक्ष्य को देखकर अंतिम निर्णय ले सकते हैं, निर्णायक निर्णय ले सकते हैं, उसे हम क्या कह देंगे, निर्णायक साक्ष्य कह देंगे, ठीक है। सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य, सुनी सुनाई का मतलब है कोर्ट से बाहर कोई भी चीज जो बातों में सुनी हुई हो। जैसे कोई बच्चा है जो रात को नाइट स्टडी कर रहा है और उसकी खिड़की के पास में दो चोर आकर बात कर रहे हैं कि आज तो जो है वो फलाने का घर लूट के ही चलेंगे। अब उस बच्चे ने सुन लिया, बच्चे ने सुन के जो है वो अदालत के अंदर क्या किया है, अपनी गवाही दे दी है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, क्योंकि उसने बोल के गवाही दी है तो वो मौखिक साक्ष्य भी हो जाएगा, और क्योंकि उसने सुनी सुनाई बात बताई है, अदालत से बाहर की कोई सुनी सुनाई बात बताई है, तो उसे हम क्या बताएंगे, सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य बोलेंगे, ठीक है। और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, देखो परिस्थितिजन्य साक्ष्य महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और वापस से भी पूछा जा सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्यों का प्रकार है, एविडेंस का प्रकार है, जो कि अन्य किसी घटना को प्रूव करने के लिए सुसंगत होता है या रिलेवेंट होता है। जैसे देखो एक मैं उदाहरण बताता हूँ, एक चोर था जो कि दीवार फांद कर अंदर घुस रहा है और चोरी करके चला गया, उसे किसी व्यक्ति ने पड़ोसी ने देख लिया। अब होगा क्या, वो गवाह क्या देगा कि सर मैंने इस आदमी को दीवार से कूदते हुए देखा था। देखो वापस बता रहा हूं, फाइनल निर्णय नहीं हुआ अभी, निर्णय होता तो ये निर्णायक निर्णायक साक्ष्य हो जाता है। उसने केवल कूदते हुए देखा है, बस चोरी करते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी अन्य तथ्य को किसी अन्य बात को
प्रूव करने के लिए जो सहायक साक्ष्य होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिस्थिति जन्य साक्ष्य बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब इसमें जो है वो कोई भी डीएनए सैंपलिंग भी हो सकती है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, मेडिकल रिपोर्ट। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य जो है वो धारा 57 और 59 के अंदर दे रखे हैं। कौन सी में दे रखे हैं? धारा 57 और 59 के अंदर दे रखे हैं। देखो प्राइमरी जो एविडेंस होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां प्राइमरी जो एविडेंस है, प्राथमिक जो साक्ष्य हैं, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है मूल दस्तावेजों को शामिल किया जाता है। जैसे एक जो है वो दुकानदार या फिर मान लो एक मकान का मालिक है और किराएदार है, दोनों के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया मैं 11 महीने के लिए जो है वो 5,000 रुपये महीने के हिसाब से आपको किराया दूंगा। अब जो ये एविडेंस मतलब ये जो बॉन्ड बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो बना है, ये क्या कहलाता है? प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन और इसे कैसे शामिल किया जाएगा, किस प्रकार से प्रूव किया जाएगा, वो सारी चीजें जो है वो आपको धारा 57 और 59 के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है? तो प्राथमिक साक्ष्य जो है वो सबसे गुणात्मक होते हैं, वो सबसे विश्वसनीय होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? और जांच के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए मूल जो दस्तावेज है, मूल जो सामग्री है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक साक्ष्य बोलते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया कि दो पक्षों के बीच में अगर कोई संविदा हो रही है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का मूल जो दस्तावेज है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। ठीक है? इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है द्वितीयक साक्ष्य। द्वितीयक साक्ष्य की धारा कौन सी है? 58 है। प्राथमिक की कौन सी थी? 57, 59। बीच वाली जो 58 वो कौन सी है? सेकेंडरी एविडेंस की है, द्वितीयक साक्ष्य की है। आगे बात समझ में? अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है? यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि भैया द्वितीयक साक्ष्य जो है वो ठीक ठीक इसके जीरोक्स हैं। यहां पर मान लो आपने मूल दस्तावेज, ये मूल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब इसकी कोई फोटोकॉपी है, वो किस में शामिल हो जाएगी? द्वितीयक साक्ष्य के अंदर शामिल हो जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस के अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है? परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है वो द्वितीयक साक्ष्य नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन, जो भी एविडेंस दे रहे हो, मान लो आपका आधार कार्ड है, वो एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में आप दे रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया हुआ माना जाना चाहिए। आधार कार्ड को अगर प्राथमिक साक्ष्य माना गया है, उस केस के अंदर प्राइमरी एविडेंस माना गया है, तो उसकी जो फोटोकॉपी होगी वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में शामिल हो जाएगी। ठीक है? तो यहां पर क्या कहा गया है कि द्वितीयक साक्ष्य तभी दिया जा सकता है जब मूल अस्तित्व विषय वस्तु को लिखित रूप से स्वीकार किया गया है, मतलब कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है? और प्राथमिक साक्ष्य अगर प्राप्त नहीं होता है तो विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर ही जो है वो द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब कोर्ट की ये कोशिश रहेगी कि हम मूल दस्तावेज, मूल जो डॉक्यूमेंट है उसी को लेंगे। अगर वो नहीं है तो कोर्ट की अनुमति के साथ आप जो है उसकी फोटोकॉपी वगैरह दे सकते हो। देखो एक बात बताऊं, जिस प्रकार से जो है वो कई चीजों में आप जो है वो मूल दस्तावेज नहीं लगाते, आधार कार्ड ओरिजिनल थोड़ा लगाते हो कहीं पे। आधार कार्ड आपका जो है वो मूल दस्तावेज है या प्राथमिक साक्ष्य है। ठीक है? अब उसकी जो जीरोक्स होगी वो क्या होगी? सेकेंडरी एविडेंस होगी या द्वितीयक साक्ष्य होगी। आगे बात समझ में? उदाहरण मैंने आपको बता दिया, मूल संविदा की एक कोई फोटोकॉपी है, मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था मकान मालिक के साथ में, उसकी जो भी फोटोकॉपी होगी वो क्या होगी? द्वितीयक साक्ष्य होगी। परंतु ये द्वितीयक साक्ष्य तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे जब एक तो कोर्ट की अनुमति है और एक वाजिब कारण होने चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पासपोर्ट को प्राथमिक साक्ष्य माना गया कोर्ट के द्वारा। अब ऐसी स्थिति होती है कि वो व्यक्ति अमेरिका था और उसने अमेरिका में अपनी जो है वो पासपोर्ट जो है वो वहां पर छोड़ दिया या किसी गलती से वहां पर रह गए। ऐसी कंडीशन में वहां से वो क्या कर सकता है? जीरोक्स भेज सकता है। तो जीरोक्स वो यहां पर भेजेगा तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक साक्ष्य हो जाएगा। ठीक है? सेकेंडरी एविडेंस आपका माना जाएगा। ठीक है? प्रत्येक साक्ष्य क्या है? वह साक्ष्य जो डायरेक्ट जो है वो बिना किसी मुद्दे के अस्तित्व सिद्ध करता हो। मौखिक साक्ष्य जो बोल के लिखा गया हो। दस्तावेजी साक्ष्य जो अक्षरों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से, किन्हीं चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप से जो है वो प्रस्तुत किया जाता हो। ठीक है? परिस्थिति जन्य मैंने आपको बता दिया कि अन्य संगत तथ्यों में गवाही है, मतलब चोर चोरी कर रहा है परंतु उसने दीवार से कूदा है। ये जो दीवार से कूदने वाला जो मैटर है, ये क्या कहलाता है? परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहलाता है। आप तो ये मानना कि अगर आपको एक बात प्रूव करनी है, अगर आपको एक बात साबित करनी है, तो उसके लिए जो आवश्यक दूसरी बात है, मान लो मैं ये बताता हूं कि भैया ये पेन है और ये लिखने के काम आता है। ठीक है? इसमें
जो है, अब आपका परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या है कि हाँ मैंने इसको लिखते हुए देखा है। ठीक है, सुनी सुनाई बातों का मैंने आपको बता दिया कि भैया इसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न या किसी अन्य से प्राप्त साक्ष्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बातें तो किसी दूसरे से द्वारा की जा रही थी। अब यहां पर ध्यान रखना है, न्यायालय के बाहर दिए गए बयानों को या गवाहों को यहां पर बताना, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा है वो रात को नाइट स्टडी कर रहा था और खिड़की के पास आकर कोई चोर बात करने लग जाए वहां पर। ऐसी स्थिति में जो बातें होंगी, जो उस बच्चे द्वारा कोर्ट में बताई जाएंगी, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य है। ठीक है, फिर है निर्णायक साक्ष्य, जहां से फाइनल डिसीजन हो जाता है, उसे क्या हम बोलते हैं? निर्णायक साक्ष्य बोलते हैं। न्यायालय साक्ष्य की स्वीकार्यता। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अब जो है वो न्यायालय में साक्ष्यों की स्वीकार्यता पर सीमितता लगाई गई है, सीमाएं लगाई हैं। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान, एक मेरे को बात बताओ कि कोई भी एविडेंस, कोई भी कागज उठाकर या कोई भी गवाही देकर आप साक्ष्य थोड़ी बना दोगे उसका। साक्ष्य के लिए एक पर्टिकुलर की क्रेडिबिलिटी या उत्तरदायिता होनी चाहिए, उस पर विश्वसनीयता होनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई एविडेंस तो हो, ऐसा कोई साक्ष्य तो हो जिस पे हम विश्वास कर सकें। तो ध्यान रखना, केवल विश्वसनीय और संगत साक्ष्य ही ऐसे होंगे जो न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब उस मैटर से रिलेटेड होने चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, कहीं कुछ टेम्परिंग, कहीं कुछ अल्ट्रेशन वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई साक्ष्य तभी स्वीकार होगा जब उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा और स्वीकार हेतु उसे उचित समझा जाएगा, तब जो है उसकी साक्ष्य की स्वीकार्यता होगी। आगे हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम यहाँ पर शामिल करेंगे, उनके लिए एक अलग से प्रमाण पत्र भी देने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया अध्याय 7 जो है वो धारा 104 से लेकर 120 की बात करता है। वहां पर बर्डन ऑफ एविडेंस के बारे में हम बात करेंगे, मतलब साक्ष्य के बोझ के बारे में बात करेंगे, साक्ष्य के भार के बारे में बात करें। जितना हमने एविडेंस एविडेंस एविडेंस, साक्ष्य 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 पढ़ा है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये साक्ष्य प्रस्तुत कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी साक्ष्य प्रस्तुत करना। क्या आप एफआईआर करवा के छोड़ दोगे? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जिस भी पक्ष के द्वारा ये उम्मीद की जाती है कोर्ट से कि भैया आप मेरे पक्ष में डिसीजन देना, जैसे मेरी और किसी एक्स पर्सन की लड़ाई हो जाती है, मैं जाकर जो है वो कोर्ट के अंदर ये बयान देता हूँ कि या फिर थाने के अंदर ये बयान देता हूँ कि सर उसने मेरे को मारा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस क्या कहेगी कि भैया आप अपना मेडिकल करवा के हो और मेडिकल रिपोर्ट ला के दो हमें। फिर मैं बताऊंगा कि सर मैं इधर से घर से आ रहा था और अंधेरा था और उसने मेरे को कूट लिया। ऐसी स्थिति होती है ना। तो जिस व्यक्ति ने केस किया है, मतलब जो अभियोजन करता है, अभियोजन का मतलब है केस, जो कानूनी प्रक्रिया जो स्टार्ट कर रहा है, उस पे प्राथमिक दायित्व रहेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये माने कि भैया मेरे पक्ष में डिसीजन आना चाहिए। जैसे आपने मान लो भाई पेपर चोरी तो चारों तरफ हो ही रही है, धांधलियां तो हो ही रही हैं, आप में से कोई भी स्टूडेंट इमोशनल होकर ये कह सकता है थाने के अंदर या फिर कोर्ट के अंदर कि भैया जो है यहाँ पर धांधलियां हो रही है सरकार के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सबसे पहले ये उम्मीद आप करके चलोगे कि मेरे पक्ष में डिसीजन आएगा। तो अगर आपको अपने पक्ष में डिसीजन चाहिए तो आपको क्या करना होगा? साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। बस इतनी बात है। तो जो व्यक्ति ये चाहता है कि भैया मेरे पक्ष में डिसीजन आए, उसको साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं। अगर प्राथमिक रूप से देखें तो जो व्यक्ति पहले केस करता है उसे क्या करना होगा? साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, तो यही चीज कही गई है कि कोई व्यक्ति जो चाहता है न्यायालय की किसी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में उसके पक्ष में निर्णय आ जाए, तो उसे तथ्यों को सिद्ध करना होगा और सिद्ध करने के लिए उससे उस पर क्या होगा? साक्ष्यों का भार होगा। ठीक है, इसे जो है वो उदाहरण के माध्यम से मैंने बता दिया है। अब आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, दो तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें साक्ष्य ना होते हुए भी साक्ष्य माना गया है, मतलब जिन्हें एविडेंस ना होते हुए भी क्या माना गया है? एविडेंस माना गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मृत्यु पे है, मतलब मृत्यु की शैया पे है, और वो व्यक्ति कोई भी अगर बयान दे रहा है, तो उसे हम क्या मानेंगे? साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें एक तो ध्यान रखनी है। मतलब कानून ये मानता है, सरकार ये मानती है, कोर्ट ये मानेगा कि भैया जो मरता हुआ आदमी है वो झूठ तो नहीं बोल रहा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना है, यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 7 साल तक अगर गायब है ना, उसका कोई समाचार नहीं है, फोन नहीं है, परिवार से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो कानूनी रूप से जो है उसे मृत मान लिया जा सकता है। बशर्ते क्या हो? बशर्ते अन्यथा ऐसा सिद्ध नहीं हो जाए कि वो जीवित है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक गायब रहता है, कोई भी संपर्क किसी व्यक्ति से नहीं रहता है, तो कानूनी रूप से उसे मृत माना जा सकता है। बशर्ते क्या हो? ऐसा कोई एविडेंस नहीं हो कि वो जीवित है।
ठीक है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का जो आचरण है, ये ध्यान रखना, साक्ष्य माना भी गया है, साक्ष्य नहीं भी माना गया है। क्यों? दो उदाहरण बताता हूं। अगर कोई चोर है, अगर मान लो कोई चोर है, दो तीन केस उस पर चोरी के लग भी चुके हैं, तो आप में से या मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है उस पर ब्लेम लगा दे कि सर इसने मेरा फोन चोरी कर लिया। मान लो कोई भी व्यक्ति जो मेरे कमरे में बैठा है और वो आदतन चोरी करता है, मतलब कई बार उसको जेल हो चुकी है चोरी के लिए, और मैं अपना मोबाइल छुपा के उस पर ये थोड़ी कह सकता हूँ कि सर इसने चोरी कर लिया, ये तो पीछे से ही चोरी करता हुआ आ रहा है। इस प्रकार से आचरण को हम क्या नहीं मानते, एविडेंस नहीं मानते, परंतु कुछ कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको एविडेंस मानेंगे। ध्यान से सुनना, आचरण को सामान्य तौर पर हम एविडेंस या साक्ष्य के रूप में नहीं मानते। अगर कोई व्यक्ति आदतन रूप से मारपीट करता है, गुंडागर्दी करता है, तो हम हमेशा ये नहीं मानेंगे कि वो गुंडागर्दी कर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कोई भी व्यक्ति जो मारपीट करता है, वो जेल से आया है, 3 बार जेल जाके आ गया मारपीट के लिए, अब अचानक से जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर आते ही मान लो किसी ने उस पर केस लगा दिया कि सर ये तो आदतन अपराधी है और उसने मेरे को भी मार लिया है, इसे एविडेंस के रूप में नहीं मानेंगे। कैरेक्टर को का जो आचरण होगा उसे एविडेंस के रूप में नहीं मानेंगे, पहले पूरे तरीके से हम जो है वो जांच करेंगे। हाँ, परंतु कुछ अपवाद हैं जहां हम इसे एविडेंस मानते हैं। कौन कौन से हैं? अगर कोई व्यक्ति मानहानि के मामले में बदनाम है, अगर कोई व्यक्ति डिफेम करता है, किसी संस्था को कर सकता है, किसी व्यक्ति की बुराई करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम क्या मानेंगे, चरित्र जो है वो एविडेंस के रूप में मान सकते हैं। अपराध के मामलों में अभियुक्त अपने बचाव के हिस्से के रूप में अच्छे चरित्र का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। कैसे? मान लो आप में से किसी भी व्यक्ति ने मेरे ऊपर मान लो केस कर दिया, अब मैं ये कह सकता हूं सर आज तक किसी भी थाने में, किसी भी चौकी के अंदर मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुई, आप मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई है ही नहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा, तो ये साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। आ रहे हो बात पर आ रहे हो या नहीं आ रहे? ठीक है, तो एविडेंस का मैटर हमारा समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं गवाह के बारे में। अब हम क्या करेंगे, गवाह क्या होता है? तो गवाह, ध्यान रखना, गवाह या साक्षी वह व्यक्ति है जिसने किसी घटना को व्यक्तिगत रूप से देखा है या फिर अनुभव किया है। जैसे कि कोई अपराध हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, महत्वपूर्ण घटना हो सकती है, मतलब या तो उसने खुद ने देखा है या फिर क्या किया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसे महसूस कर लिया है। जैसे मान लो कि आप जो है वो रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो, रेलवे स्टेशन पर आपने कचरा देखा है, ठीक है। अब कचरा फैलाना या फिर लोक सेवक द्वारा कार्य नहीं करना, ये भी तो अपने आप में अपराध है। इस प्रकार के अपराध के लिए अगर आपने देखा है, वहां पर दुर्गंध आ रही थी, उसे आपने महसूस किया है, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आप क्या मानो जाओगे, गवाह मानने जाओगे। किसी भी व्यक्ति की गवाही जो है वो न्यायालय में मान्य हो सकती है, बशर्ते वो उससे रिलेटेबल हो। ये कुछ अपवाद हैं, कौन कौन से हैं? अगर बच्चों की गवाही लेनी है, अगर किसी अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति की, कोई अस्वस्थ दिमाग का है, जिसकी जो है वो माइंड से जो है वो अनसाउंड है, मतलब दिमाग की स्थिति उसकी सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बच्चे और अस्वस्थ व्यक्ति की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षण से उसे गुजरना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षण से उसे क्या करना होगा, गुजरना पड़ेगा। ठीक है, गवाह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। गवाहों के प्रकार क्या होते हैं? अभियोजन पक्ष का गवाह, जिस व्यक्ति ने केस किया है, जिस व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर सबसे पहले केस करना स्टार्ट किया था, उस व्यक्ति द्वारा अगर कोई गवाह लाया जाता है, उसके पक्ष में अगर कोई गवाह लाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभियोजन का पक्ष का गवाह। ठीक है, अगर जिस पर दोष रोपण किए गए, जैसे मान लो मैं हूं और कोई व्यक्ति एक्स है, मैं एक्स व्यक्ति पर ये आरोप लगाता हूं कि उसने जो है वो मेरा फोन चोरी किया था, ऐसी कंडीशन में मैंने जाकर केस दर्ज करवाया है, तो जो मेरे पक्ष का व्यक्ति होगा, मान लो मेरा कोई जानकार व्यक्ति है, वो कहता है कि हाँ इसको मैंने फोन चुराते हुए देखा है, ऐसी कंडीशन में ये तो क्या हो गया, अभियोजन पक्ष का गवाह। अब जो एक्स व्यक्ति है वो अपने पक्ष में किसी व्यक्ति को लेकर आता है और वो व्यक्ति ये कहता है कि सर इसने चोरी नहीं किया है, तो जो बचाव पक्ष में होता है उसे क्या कह देंगे, बचाव पक्ष का गवाह कह देंगे। ठीक है, फिर प्रत्यक्षदर्शी गवाह, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से चोरी होते हुए देख रहा था, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षदर्शी गवाह कहते हैं। विशेषज्ञ गवाह, कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी कैटेगरी बताई गई है जो स्पेशलिस्ट के द्वारा जहां रिपोर्ट दी जाती है, जिनकी रिपोर्ट दी जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषज्ञों का, विशेषज्ञ गवाह कहते हैं। मतलब अगर मान के चलो किसी का मर्डर हो गया, अब मर्डर हो गया तो इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम किसके द्वारा दिया जाएगा, डॉक्टर के द्वारा, तो जो रिपोर्ट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, विशेषज्ञ का गवाह बोल देंगे।
बशर्ते वो व्यक्ति उस क्राइम से, उस अपराध से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार से, ना तो पीड़ित पक्ष से और ना ही अपराधी की पक्ष से। ठीक है। फिर बाल गवाह मतलब बच्चों के द्वारा। संयोगवश आए हुए गवाह। संयोगवश और प्रत्यक्षदर्शी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्रत्यक्षदर्शी का मतलब है कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद है, स्थिति के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में उसे प्रत्यक्षदर्शी कहा जाएगा। और संयोगवश का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है, चक्कू मार रहा है, और उसी समय कोई किसी का आना हो गया, तो उसे हम क्या बोल देंगे, संयोगवश आए हुए गवाह बोल देंगे। ठीक है। साथी गवाह का मतलब है कि मैं और कोई व्यक्ति एक्स जो है वो दोनों साथ में क्राइम कर रहे हैं, दोनों साथ में मान लो स्नेचिंग कर रहे हैं या फिर मारपीट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, मेरे द्वारा उसके खिलाफ या उसके द्वारा मेरे खिलाफ कोई भी गवाही दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, साथी गवाह कहते हैं। ठीक है। और मुकरने वाला गवाह तो आपको पता ही है कि भैया जो है अपनी बात 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 से बार बार मुकर रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, मुकरने वाला गवाह बोल देते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब कुछ प्रावधान, कुछ अवधारणाएं हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है। तथ्य का मतलब ये हो गया कि कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तुओं की स्थिति हो सकती है, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता हो उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं। ठीक है। या फिर किसी भी व्यक्ति की कोई मानसिक स्थिति, उसे हम क्या बोलेंगे, फैक्ट बोलेंगे। 1 मिनट रुकना भाई। हाँ, मैंने आपको बता दिया, कोई भी स्थिति हो सकती है, वस्तु हो सकती है जो इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तथ्य या फैक्ट बोलते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति पर किसी दुकान से कोई मूल्यवान वस्तु चुराने का आरोप लगाया जाता है, तो आरोपी व्यक्ति से कब्जे में जो भी वस्तु प्राप्त होती है वो क्या कहलाई जाएगी, फैक्ट कहलाई जाएगी। दूसरी बात, फैक्ट इन इशू। देखो, मेरी एक सलाह है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इसे इंग्लिश में याद रखना। जितनी टर्म्स यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई हैं उन्हें आप इंग्लिश में ही लिखना या इंग्लिश में ही याद करना, आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना हो सकती है विवादक तथ्य जो है, इसका और कोई नाम दिया जा सकता है, और कानूनी भाषा अपने आप में जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदगी भरी होती है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तथ्य क्या है, जो आप इंद्रियों से अनुभव किया जा सकते हो, जो आपकी मन स्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्ट या तथ्य बोलते हैं। विवादित विवादक या फैक्ट इन इशू की किसे बोला जाता है, आपने किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है, कि भैया वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है, दुकान में चोरी कर रहा है। अब उसने चोरी की है या नहीं की है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, फैक्ट इन इशू कहलाती है। क्या आरोपी व्यक्ति ने वास्तव में चुराई है वस्तु, ये चीज क्या कहलाती है, फैक्ट इन इशू कहलाती है। मतलब जो आरोप उस पर लगे हैं वो क्या सही लगे हैं, ये क्या कहलाती है, फैक्ट इन इश्यू कहलाती है। फिर है सुसंगत तथ्य या रिलेवेंट फैक्ट। दो अलग अलग तथ्य जो आपस में संबंधित हो एक दूसरे से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिलेवेंट तथ्य बोलते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि इसने चोरी करी है, और वो चोरी जिस पे आरोप लगाया जा रहा है उसके पास में क्या मिल जाए, के पास में, वो व्यक्ति के पास में वह वस्तु मिल जाए, तो चोरी करी है। एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है, कि उसके पास में वस्तु मिली है। अब वो दोनों जो है वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है, रिलेवेंट फैक्ट है, सुसंगत तथ्य है। ठीक है। फिर है सिद्ध तथ्य, असिद्ध तथ्य और सिद्ध नहीं तथ्य। तीनों में कंफ्यूज मत होना। सिद्ध तथ्य का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो आपने बताई और उसे न्यायालय ने मान ली है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाता है कि सर ये तो पागल है, मान लो किसी ने ये कहा कि इस व्यक्ति ने जो है वो मर्डर कर दिया है। ठीक है, किसी एक्स व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। अब न्यायालय में उसके पागल होने की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई और न्यायालय ये मान लेता है कि ये तथ्य जो है वो सिद्ध हो गया है। ऐसे तथ्य को हम क्या बोलते हैं, सिद्ध तथ्य बोलते हैं, प्रूव्ड फैक्ट बोलते हैं। असिद्ध तथ्य का मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, या न्यायालय क्या करेगा, उसे पागल नहीं मान रहा, न्यायालय क्या करेगा, भैया आपने रिपोर्ट जो है वो जाली तरीके से बना दी है, नकली तरीके से बना दी है, हम तो नहीं मान रहे इन रिपोर्टों को। इस कंडीशन में इसे क्या माना जाएगा, असिद्ध तथ्य माना जाएगा। ठीक है। सिद्ध का मतलब प्रूव हो गया, असिद्ध का मतलब ये प्रूव नहीं हुआ, गलत हो गया वो। ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन
जिसमें ना तो प्रूव हो रहा है और ना ही अनप्रूव्ड हो रहा है, ऐसी कंडीशन में उसे क्या कहते हैं, सिद्ध नहीं तथ्य। इन दोनों के अंदर जो है वो कंफ्यूज मत हो जाना। असिद्ध तथ्य का मतलब है कि जो सिद्ध नहीं हुआ, जो गलत हो गया है, जो आपने रिपोर्ट, जो आपने साक्ष्य दिए थे वो गलत मान लिए गए, मतलब अनप्रूव्ड फैक्ट है। सिद्ध नहीं तथ्य का मतलब है कि जो ना तो प्रूव्ड हुआ है ना ही अनप्रूव्ड हुआ है, मतलब असिद्ध भी नहीं हुआ और सिद्ध भी नहीं हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे ध्यान रखना, सिद्ध नहीं तथ्य बोलते हैं। ठीक है। फिर दो सिद्धांत हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इस अधिनियम के तहत बताए गए हैं। एक तो एस्टोपल का सिद्धांत और एक रेस गेस्टे का सिद्धांत। एस्टोपल का सिद्धांत का ये मतलब है कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट पे किसी व्यक्ति ने जो है वो विश्वास कर लिया। ठीक है। उदाहरण के लिए बताता हूँ, आपने जयपुर के अंदर जो है वो मकान लेकर तैयारी करने का डिसीजन ले लिया। अब ऐसी कंडीशन आती है कि आप जो है वो तैयारी करने गए, वहां पर मकान मालिक ने आपको कहा कि भैया हम क्या करेंगे, 5,000 रुपये में आपको मकान किराया दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद में जो है मकान मालिक आपको कहता है कि हम आपको लाइट और पानी के लिए कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा पे नहीं करवाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं लेंगे। महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, उसके बाद में मकान मालिक ये कहता है कि भैया अब तो जो है तेरे को लाइट का भी रुपया देना पड़ेगा और पानी का भी रुपया देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ था कि भैया लाइट पानी का रुपया नहीं देना, अब वो मांग रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, कोई व्यक्ति जो पहले बताई हुई बातों से सहमति से खंडन करता है, सहमति से खंडन करता है, मतलब पहले उसने कुछ और बात कही है, अब न्यायालय में आकर कुछ और बात कर रहा है, और उस बात पर किसी व्यक्ति ने विश्वास कर लिया है, उस बात पर क्या किया है, किसी व्यक्ति ने विश्वास किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसे एस्टोपल का सिद्धांत माना जाएगा। ठीक है। मकान मालिक और किराएदार में आपसी स्वीकार्यता हुई थी, को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और अब क्या कर रहा है, उसे अदालत ने के अंदर वो मना कर रहा है। ऐसी कंडीशन में जो है उसे रोकने के लिए जो न्यायालय के आदेश आएंगे उसे हम एस्टोपल का सिद्धांत बोलेंगे। फिर धारा 4 के अंदर दे रखा है रेस गेस्टे का सिद्धांत। रेस्ट गेस्टे का सिद्धांत का क्या मतलब है कि कोई घटना हो रही है और उसके समकालीन कोई चीज हो रही है, जैसे ये चीजें कानूनी भाषा की है, मैं तो अपनी तरफ से बहुत आसान करके आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर। ठीक है। आप ये मान के चलिए कि कोई महिला है और उसे अपना पति जो है वो मार रहा है ना, रूम बंद कर लिया और मार रहा है। आपने एफआईआर की पुलिस को आपने फ़ोन किया और ये कहा कि सर यहाँ पर लड़ाई हो रही है मियाँ बीबी के अंदर और आप जल्दी से आ जाओ। पुलिस आके कहेगी कि भाई गेट तो बंद था, तेरे को कैसे पता चला? आप क्या कहोगे कि सर मार दाड़ अंदर हो रही थी, बहुत भयंकर से तरीके से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ महिला की आ रही थी, बाहर गोड़ो हो रहे हो सागो सागेड़ो। ऐसी कंडीशन में जो है यहाँ पर इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, रेस गेस्टे, मतलब मार रहा था, घटना हो रही थी, क्राइम हो रहा था, और उसके साथ साथ में क्या घटना हो रही थी पैरेलली, वो महिला के चीखने चिल्लाने की, मारने की, मार धाड़ करने की आवाजें आ रही थी। तो जो आवाजें हैं, मतलब एक क्राइम हो रहा है और उसके समकक्ष कोई चीजें हो रही हैं जो कि एज ए एविडेंस आपके केस में शामिल हो रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस गेस्टे बोलते हैं। ठीक है। और ये किस धारा से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना धारा 4 से संबंधित है। फिर ये तीनों आपको साथ में पढ़ने हैं, उद्देश्य, तैयारी और आचरण। धारा संख्या 6 में दे रखी है कि भैया किसी भी क्राइम को करने के लिए अपराधी के पास में, ध्यान रखना, कोई पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। अपराधी के पास में क्या होता है, पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, मान लो कि अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि भैया वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उस पर कोई लोन हो सकता है, उसे अपने बच्चों की फीस देनी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वो मनोरंजन कर रहा हो, ऐशो आराम कर रहा हो, अय्यासी कर रहा हो, ये भी एक अपने आप में कारण है। तो ध्यान रखना, वह प्रेरक शक्ति जो किसी क्राइम को करने के लिए, किसी कार्य को प्रेरित करने के लिए करती है, प्रेरित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब उस क्राइम को करने के लिए जो भी तैयारी की गई है, जो भी प्रिपरेशन का टाइम है, जैसे अगर आपको मान लो कोई भी व्यक्ति चोरी कर रहा है, तो चोरी करने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, उसके बाद में वो रेकी करेगा उस स्थान की, उस मकान की जहां पर उसको चोरी करनी है। फिर उसको पता चलेगा कि यार यहाँ पर तो गार्ड वगैरह हैं, हम क्या करते हैं, सुरंग खोद के अंदर चले जाएंगे। सुरंग खोदने के लिए वो कोई ना कोई इक्विपमेंट लेके आएगा, कोई ना कोई उपकरण लेके आएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तैयारी, प्लानिंग, तैयारी के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, प्लानिंग करना शामिल है, रेकी करना शामिल है, कोई भी उपकरण अगर आपको चाहिए उस अपराध के लिए, वो जुटाना भी उस तैयारी में शामिल है। जैसे मान लो आपको, मतलब किसी भी व्यक्ति को जहर देने के लिए
पहले क्या करना होगा, जहर को प्राप्त करना होगा, दुकान से जहर परचेज करना होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, तैयारी करना बोलते हैं। ठीक है। और किसी व्यक्ति का व्यवहार, चाल चलन, आचार विचार, ये पूरे का पूरा कार्य करने का तरीका, ये क्या कहलाता है, आचरण कहलाता है। ठीक है। ये क्यों डेफिनेशन है जो डायरेक्ट पूछी जा सकती है। फिर आपको ध्यान रखना है, स्वीकृति और अस्वीकृति, गवाहों द्वारा बोले गए जो भी कथन है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडमिशन। अब ये एडमिशन कॉलेज वाला नहीं है, स्वीकृति है। ठीक है। स्वीकृति एक दस्तावेज हो सकता है, मतलब लिखित स्वीकृति हो सकती है, मौखिक हो सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति भी हो सकती है। आप किसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में जुड़ सकते हो और आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंने इसे देखा था, मैंने इसे चुराते हुए देखा था। ये क्या कहलाती है, स्वीकृति कहलाती है। अब वो व्यक्ति जो है, वो ध्यान रखना, दोष और पाप को स्वयं द्वारा स्वीकार कर लेना, मतलब कन्फेशन कर लेना, ये क्या कहलाता है, स्वीकारोक्ति कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि पुलिस की कस्टडी में, पुलिस के समक्ष अगर कोई व्यक्ति अपना अपराध कबूल भी कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे न्यायालय में या कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिलेगी, जब तक कि वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने उसे स्वीकार नहीं कर ले। ठीक है। तो स्वीकृति का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान। ठीक है। स्वीकारोक्ति क्या कहलाती है, स्वीकारोक्ति का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने स्वयं के पाप पाप जो है वो कबूल कर लेता है। ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति को ये कह दे कि हाँ मैंने इसे चोर चोर को स्टोर में सामान ले जाते हुए देखा था, ये तो क्या है, स्वीकृति है। और स्वीकारोक्ति क्या है, चोर का बयान खुद ये कह रहा है कि हाँ मैंने सामान चुराया था, इसका मतलब क्या हो गया, स्वीकारोक्ति हो गया। ठीक है। विशेषज्ञ के साक्ष्य मैंने आपको बता ही दिया कि 39 से लेकर 45 तक हैं धारा के अंदर। और इसमें क्या क्या शामिल किए गए हैं, इसमें आपको ध्यान रखना, विदेशी कानून से संबंधित कोई सलाह हो सकती है, विज्ञान से संबंधित कोई सलाह हो सकती है, चिकित्सा से संबंधित कोई सलाह हो सकती है, सजेशन हो सकता है, कला है, आर्ट से संबंधित, हस्तलेख से संबंधित, अंगुलियों के निशान, मतलब जो फोरेंसिक ने आपकी जांच होती है ना, एफएसएल होती है, तो वो सारी चीजें जो है वो विशेषज्ञ की सलाह के रूप में मानी जाती हैं। आगे बात समझ में, यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस लाइन से, इंपॉर्टेंट है ये। विशेषज्ञ किसे माना गया है, ये आप ध्यान रख लेना। विदेशी कानून से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। फिर हम बात करें आपका जो है वो अंगुलियों के निशान, मतलब फोरेंसिक लैब से संबंधित है, फोरेंसिक जांच से संबंधित है। और आपकी राइटिंग एक्सपर्ट की जो सलाह होती है, मतलब आपने साइन किए हैं, आपके हैं या नहीं है, किसी अन्य ने जाली साइन तो नहीं कर दिए चेक पर, वो सारी चीज़ें अगर किसी विशेषज्ञ द्वारा, स्पेशलिस्ट के द्वारा बताई जाती हैं, तो उसे हम विशेषज्ञ का साक्ष्य मानते हैं। फिर ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है साथ में। मेरे को एक बात बताओ, आपने कोई भी नाटक देखा होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, फिल्म देखी होगी, जहाँ पर कोर्ट का सीन आता है, और वहां पर आपने देखा होगा कि एक गवाह आता है। गवाह आने के बाद में सबसे पहले वो शपथ लेता है कि मैं जो भी कहूंगा सच के सलाह, कुछ नहीं कहूंगा। अब होता क्या है, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने गवाह को प्रेजेंट किया है, जिस वकील ने गवाह को प्रेजेंट किया है, वो उससे पूछताछ करता है। ठीक है। तो व्यक्ति गवाह को प्रस्तुत कर रहा है, वही उसे एविडेंस के रूप में जो है वो पूछताछ करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य परीक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन एग्जाम या मेन मुख्य परीक्षा बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि तथ्यों को प्राप्त करना। मतलब मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी होते हुए देखा है, अब जिस व्यक्ति ने वहां पर प्रेजेंट किया उस गवाह को, वो सबसे पहले वो वकील जो है वो उससे पूछताछ करेगा कि बताइए, एक्स पर्सन से पूछता है कि बताइए आपने क्या क्या देखा है। तो वो बताएगा कि भाई मैंने तो एक चोरी होते हुए देखा है, एक आदमी आया था, उसने जो है वो चेहरा ढक रखा था, अंधेरे में चल रहा था, बाइक लेके आया था, ये सारी चीजें। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य परीक्षा। अब वो व्यक्ति बैठ जाता है, फिर जो अपोजिशन पार्टी है, जो विरोधी पार्टी का वकील है, वो उससे पूछेगा, अच्छा आपने उसको जो है वो बाइक पर देखा था, क्या आपने उसके बाइक के नंबर देखे हैं? वो कहेगा नहीं मैंने तो नहीं देखे। फिर उससे पूछेगा कि क्या आपने उसका मॉडल नंबर देखा था, कौन सी कंपनी की बाइक थी? तो ये जो चीजें हैं जो विरोधी पक्ष के द्वारा पूछी जा रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रति परीक्षा बोलते हैं। मुख्य परीक्षा जो पक्ष का है, विरोधी पक्ष का है, वो प्रति परीक्षा पूछेगा। फिर हम करेंगे पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा जो है वो पक्ष वाले से ही पूछेगा, मतलब जिसने मुख्य परीक्षा करी है ना, जिसने मुख्य परीक्षा करी है वो ही पुनः परीक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कुछ अस्पष्टता है बातों के अंदर, तो वो क्लियरिटी लाने का कोशिश करेगा। जैसे
उससे ये पूछ लिया कि भाई बाइक तू देखी थी कि तूने नहीं देखी। विरोधी पक्ष वाला पूछ रहा है कि बाइक देखी नहीं देखी, क्या आपने नंबर देखे नहीं देखे, क्या आपने कंपनी देखी बाइक की नहीं देखी। फिर ये पक्ष वाला जो है ये आके कहेगा कि क्या आपने वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, क्या लगा रखा था सर, उसमें आपने नंबर देखे देखे हैं सर, कितने नंबर है। इस प्रकार से और स्पष्टता लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुनः परीक्षा करते हैं। तो मुख्य परीक्षा, फिर होता है प्रति परीक्षा, और फिर होती है पुनः परीक्षा। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलें आगे, चलो। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, और कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को जो है वो यहाँ पर ग्रहण किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अंदर ध्यान रखना है कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं। अभियुक्तों के गवाह, विशेषज्ञों की सलाह, पीड़ित पक्ष की उपस्थिति की अनुमति, वो सारी की सारी चीजें जो हम डिजिटल रूप से कर सकते हैं। मतलब अगर पीड़ित पक्ष है, अगर वो नहीं आ पाता है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ सकता है। वकील साहब नहीं आ रहे तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़, कोई गवाह है वो जुड़ सकता है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों के समय से ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम की संसद लिखा हुआ था, प्रांतीय अधिनियम लिखे हुए थे, लंदन गजट लिखा था, कॉमनवेल्थ लिखा था, प्रीवियस काउंसिल लिखा हुआ था, क्वींस प्रिंटर प्रिंटर हार्मिनेस्टी लिखा हुआ था, औपनिवेशिक उद्घोषणा को हटा दिया गया। मतलब जो अंग्रेजों से संबंधित जितनी भी चीजें थी उनको आप पर्टिकुलर हटा ही दिया हमने। ठीक है, और क्या कहा है कि वकील, प्लीडर और बैरिस्टर, इन तीनों वर्ड को हटाकर हमने एक वर्ड लगाया है, एडवोकेट। तो आपसे पूछे कि वकील, प्लीडर और बैरिस्टर को हटाकर क्या किया गया है, एडवोकेट किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, पहले पागल जहां लिखा हुआ था, पहले पागल या ल्यूनेटिक लिखा हुआ था, वहां पर हमने क्या किया है, अस्वस्थ व्यक्ति। इस प्रकार हमने कहा ना कि भाई कोई भी व्यक्ति गवाह के रूप में प्रस्तुत हो सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति बच्चा नहीं हो, बशर्ते वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं हो। ठीक है, हम वहां पर पहले पागल यूज करते थे, अब यहां पर क्या हम कर रहे हैं, अस्वस्थ व्यक्ति कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कहा गया है, इसमें जो है मूलभूत प्रक्रिया गतिविधि बताई गई है। मतलब ये जो है सब्सटीट्यूशनल लॉ भी है और प्रोसीजनल लॉ भी है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, इसे हम सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में जो है लागू करेंगे। मतलब सिविल में भी करने वाले हैं, और आपराधिक जो कानून है उनमें भी हम एविडेंस के लिए इसको जो है शामिल करेंगे। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है, 2 नंबर की जो धारा है, धारा संख्या 2 है, इसके अंदर हम एविडेंस की जो है परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दस्तावेज की जो पहली परिभाषा है, मतलब जो चौथे नंबर की परिभाषा है वो डॉक्यूमेंट की है। तो आपको ध्यान रखना है, जो दस्तावेज की परिभाषा है उसमें विस्तार किया गया है, उसे एक्सपेंड किया गया है। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे ईमेल है, सर्वर लॉग, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इसके जितने भी दस्तावेज हैं, व्हाट्सएप है, ईमेल है, आपका जो है टेलीग्राम का कोई मैसेज हो सकता है, टेलीग्राम पर कोई फाइल हो सकती है, वो सारे के सारे दस्तावेज में शामिल किए गए। ठीक है, साक्ष्य की परिभाषा में आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी अब शामिल किया गया है। अपवाद क्या है, अपवाद यह है कि कुछ संप्रेषणों को विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण माना गया है और उन्हें अदालत में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में इसके 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक तो एक वकील और उसके मुवक्किल के बीच में जो भी बातें होती हैं वो आप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते। वो आप क्या नहीं कर सकते, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते। मतलब एक वकील क्या बात कर रहा है और उसका मुवक्किल क्या बात कर रहा है, उसका क्लाइंट क्या बात कर रहा है, वो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। एक पत्नी और पति के बीच में जो भी बातें होती हैं वो आप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते। एकांत में जो भी चीजें होती हैं वो आप यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा में आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्डों को शामिल किया गया है। इसमें कई प्रकार के बताए गए हैं, जैसे कई फाइलें मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इन चारों चीजों को आप जब समझोगे ना तो आप सीसीटीवी कैमरा, इसको ध्यान में रखना। कैसे, कई फाइल ऐसी हो सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कई फाइलों में बनाया गया है। जैसे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, अलग अलग समय पर अलग अलग फाइल में रिकॉर्ड होती है। आगे बात समझ में। अब अगर ये अलग अलग फाइल में रिकॉर्ड है तो वो जितनी भी फाइल है, मान लो 10 दिन की रिकॉर्डिंग है और 10 दिन की जो रिकॉर्डिंग है वो अलग अलग तरीके से स्टोर हो गई है। अब ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, जो 10 फाइलें बनेंगी वो सारी की सारी प्राथमिक साक्ष्य में मानी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा उचित अभिरक्षा, मतलब प्रॉपर तरीके से जो है उनकी कस्टडी के अंदर उस रिकॉर्ड को जो है वो बनाया गया हो। ठीक है, एक साथ ग्रहण संग्रहण, मतलब मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो फाइलें हैं उनको एक साथ ही एक ही फाइल के रूप में हम मानने वाले हैं। एकाधिक संकरण, मतलब अगर मान लो सीसीटीवी कैमरे हैं, 4 सीसीटीवी कैमरे हैं
और चारों की अलग अलग रिकॉर्डिंग हो रही है, तो चारों रिकॉर्डिंगों को हम क्या मानने वाले हैं, प्राथमिक साक्ष्य मानने वाले हैं। कुल मिलाकर ये मानिए कि एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया गया है, चीज़ें वही हैं। प्राथमिक साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी अब शामिल किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी अब क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, द्वितीयक साक्ष्य जो है मतलब सेकेंडरी एविडेंस जो थे, उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि भैया अब जो है वो दस्तावेजों की विषय वस्तु के मौखिक विवरण को भी यहाँ पर शामिल किया है, इलेक्ट्रॉनिक किया है और मौखिक विवरण को भी यहाँ पर क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक का मैं बता ही रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो जो है धारा 57 के अंदर प्राथमिक साक्ष्य है वहां पर जोड़ी गई है, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो है वो एक प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा। प्रमाण पत्र किसका, अगर मान लो कोई भी डिजिटल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और उसे अगर आप प्राथमिक साक्ष्य मान रहे हो, के लिए आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा, और उस प्रमाण पत्र में आपको पर्टिकुलर सारी डिटेल देनी होगी कि भैया इस कैमरे का ये सीसीटीवी रिकॉर्ड है, हमने कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं की है, हमने इसमें कोई भी कट पेस्ट नहीं किया है, और ये सारी चीज़ें ओरिजिनल है, उत्तरदायिता और विश्वसनीयता उसकी बनी रहे, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो अलग अलग कैटेगरी की थी, तो हमने इसमें विविध डाल दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो पहली निकल के आती है यहाँ पर कि आपका संविधान के 74(2) आर्टिकल 74(2) में क्या कहा गया है कि भैया अगर न्यायालय के द्वारा तो वो इसको समर्थन किया गया है कि भारत के मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच में कोई भी बात होती है तो उसे विशेषाधिकार प्राप्त है, और ये कहा गया है कि जो मंत्रियों के बीच में और राष्ट्रपतियों के बीच राष्ट्रपति के बीच में जो भी बातें होती हैं उसे हम जांच के लिए न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके एसएससी ने भी इसका क्वेश्चन पूछा है, और दिल्ली पुलिस ने भी इसका क्वेश्चन पूछा है, तो वापस से इसे पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी बनती है, देख लेना इसे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 74(2) को समर्थन करते हुए धारा 165 काम करती है, जो कहती है कि भारत के मंत्रियों के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनके द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा जो भी बातचीत होती है उसे न्यायालय में आप जो है वो जांच के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, एक मैंने आपको बार बार कहा है कि स्वीकारोक्ति जो है वो धारा 23 में ये कहा गया है कि पुलिस के सामने कोई भी कन्फेशन मंजूर नहीं किया जाएगा, बशर्ते वो किसी मजबूत तथ्य या सूचना से संबंधित नहीं हो। ठीक है, तो इसे कब प्रस्तुत किया जाएगा, जब मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान होंगे। ठीक है, फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक की हम बात कर ही रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म, एक तो ई साक्ष्य। ई साक्ष्य का मतलब ये हो गया कि कोई भी 7 साल से अधिक सजा प्रावधान वाला मामला है, और उसके अंदर अगर पुलिस जांच करती है, साक्ष्यों को ग्रहण करती है या फिर सबूतों को कलेक्ट करती है, तो ध्यान रखना, मान लो आप किसी मकान में घुस रहे हो, है ना, मौका मुआयना करने के लिए, या आप कोई एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको फ़ोन से या कैमरे से रिकॉर्डिंग करनी आवश्यक है। ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग कहाँ अपलोड होगी, तो वो रिकॉर्डिंग अपलोड करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उससे हम क्या कहते हैं, ई साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, जब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाओगे, जांच अधिकारी बन जाओगे, तो ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि जितनी भी एविडेंस होंगे वो जब आप कलेक्ट करोगे, तो कलेक्ट करते समय आपको मोबाइल से रिकॉर्डिंग उसकी करनी होगी, फोटोएं खींचनी होगी, और वो सारे के सारे एविडेंस जो हैं वो कहाँ पर अपलोड होंगे, ई साक्ष्य में अपलोड रहेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ई समन। ई समन का मतलब ये है, समन का मतलब ये हो गया कि बुलावा देना। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देते हैं तो हम क्या कह देंगे, ई समन कह देंगे। ठीक है, पहले होता था कि किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट में पेश कर होना है, तो ऐसी स्थिति में पहले बाई पोस्ट उसको बुलावा भेजा जाता था, वो आता था, नहीं भी आता तो फिर आगे पेंडेंसी रह जाती थी। अब कहा कि भैया ई समन हम भेज रहे हैं, ईमेल कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया, खत्म। फिर एक प्लेटफॉर्म है न्याय श्रुति। न्याय श्रुति ध्यान रखना, वेब आधारित एप्लीकेशन है जिसे अगस्त 2024 में अदालतों, जेल, पुलिस के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए क्या किया है हमने, ये जो है वो प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भयंकर हिस्ट्री सीटर का आतंकवादी है, हमें ये लग रहा है कि इसके बाहर जाने से असंतुलन हो सकता है, अनियंत्रण हो सकता है, या फिर अव्यवस्था हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसकी जेल में ही जो है वो लाइव सुनवाई करवा देंगे, है ना, लाइव प्रेजेंट करवा देंगे उसे। और इस प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं, न्याय श्रुति कहते हैं। इससे पुलिस के थाने भी अटैच हैं, इससे जो है वो आपकी अदालत और जेल भी जो है वो अटैच है, आपस में जुड़ी हुई है। इसी प्रकार का हमारा एक नेटवर्क है CCTNS। फुल फॉर्म क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। ये देश भर के 15,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों को
अदालतों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब इतना कुछ हम डिजिटल डिजिटल पढ़ ही रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना साइबर क्राइम हेल्पलाइन क्या है, 1930 है। अभी तक जितना कुछ पढ़ा है वो सारा आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें एनसीईआरटी का निचोड़ आ जाता है, इसमें आपके मूल आपके जो दस्तावेज हैं वो आ जाते हैं, सुजस वाला पोर्शन आ जाता है। न्यूज़पेपर की जो कटिंग जो जुलाई 2024 में और दिसंबर 2023 में जो न्यूज़पेपर आए थे, और वहाँ पर जितना भी कुछ कंटेंट यहाँ हमारे लिए हेल्पफुल था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपको क्या बताया गया है, आपको अलग से जो है वो अधिनियम बताए गए हैं। एक तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और एक भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023। इन दोनों में ध्यान रखना, इनकी सहायता ली गई है, इन्हें क्लबिंग किया गया है कि मतलब अगर हम साक्ष्य अधिनियम में कोई भी बात कर रहे हैं उसे हमने परिभाषित नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना वो परिभाषा, वो रेफरेंस जो है वो कहाँ से लिए जाएंगे, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से लिए जाएंगे या नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से लिए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछ लिए, का मतलब ये होगा कि मान लो अगर हम किसी भी डिजिटल चीज़ को अगर डिफाइन कर रहे हैं और वो चीज़ जो है वो हम पहले परिभाषित नहीं किया है हमने, उसके बारे में हम यहाँ पर साक्ष्य अधिनियम में बात कर रहे हैं, तो उसका रेफरेंस कहाँ से लिया जाएगा, उसका रेफरेंस जो है वो 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से लिया जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से लिया जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी की चैप्टर में पीछे की साइड में दे रखे हैं, वो कर लेते हैं कवर। सबसे पहली बात, साक्ष्य कानून में विशेषज्ञ किसे माना गया है, तो मैंने बताया विदेशी कानून, विज्ञान, कला और अन्य क्षेत्र में जो भी दक्ष व्यक्ति हैं उसे हम क्या मानते हैं, विशेषज्ञ मानते हैं। मेरे को ये बताओ कि विशेषज्ञों से संबंधित धाराएं कौन सी पढ़ी है हमने, क्या टेबल में हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, बताओ मेरे को। फिर है अन्य संगत तथ्यों के लिए वह की गवाही किस प्रकार का साक्ष्य है जिसे मुद्दे में तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने क्या बताया था आपको कि एक दीवार कूदकर चोर जा रहा है, चोरी की या नहीं की है वो हम नहीं बता सकते, और दीवार कूद के गया है उसे हम क्या कह रहे थे, परिस्थिति जन्य साक्ष्य कह रहे थे। हो रहे या नहीं हो रहे क्वेश्चन? ठीक है, ये एनसीईआरटी के हैं, हम एक लास्ट की क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया जो साक्ष्य अधिनियम है 1872 वाला, इसकी जगह पर नया कानून कौन सा बना है, तो आपको ध्यान रखना साक्ष्य अधिनियम 2023 बना है। और क्या पूछा है कि साक्ष्य कानून में द्वितीयक साक्ष्य शब्द का अर्थ क्या है, द्वितीयक साक्ष्य का अर्थ क्या है कि प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में इस्तेमाल किया गया साक्ष्य क्या कहलाता है, द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्राथमिक साक्ष्य के दायरे का विस्तार कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल करके इसका क्या गया है, विस्तार किया गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है वो पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगी कहाँ पर, एक तो जो है जो साथी टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं उनको तो उपलब्ध हो ही जाएगी तुरंत से, और जिस दिन इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक हो गए उस दिन जो है वो ये पूरी की पूरी पीडीएफ में आपके सारी जानकारी है, थ्योरी पूरी पूरी है, एमसीक्यू है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे इसमें शामिल किए गए हैं। चीज़ें आपको दो ही करनी है, या तो आप इसे परचेज कर सकते हो, आप चाहते हो मैं परचेज नहीं करूं, आप चाहते हो कि भैया मेरे को ना तो हिंदी वाले क्वेश्चन चाहिए, ना हिंदी के टेस्ट चाहिए, ना मेरे को टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरे को तो केवल पीडीएफ चाहिए क्रिमिनल लॉ की। इसके लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल एक टारगेट रखा गया है कि 1000 लाइक करने हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत टफ टास्क है, पर देखते हैं कितना डेडिकेशन आपके अंदर है। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना, आ, हो सकता है कि 1000 से पहले ही डल जाए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, अगले सेशन में हम बाकी की जो कानून है 2 क्लास के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटी का वेटेज कम होगा, अभी कह रहा हूँ मैं। जितना कुछ मैंने आज तक कहा है माँ सरस्वती की दया से सारा सारा जो है वो सही हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।